Hello dosto, welcome to my channel GS Touch. I am Priyanka and we have already completed part 1, that is question number 1 to 10, and now we are going to start with question number 11. If you find it helpful, then please like, share and subscribe my channel GS Touch. Let's begin. 11th question. Labor theory of value was propounded by. जो लेबर थ्योरी है वो किसने propound की है ये देखते हैं. ऑप्शन ए एडम स्मिथ, Option B is David Ricardo, C. Ragnar Naxi, Gunnar Myrdal, R.M. Solo, Fee Ranis and Ragnar Naxi. कोट्स देखते हैं हम A, B, C, D कोट्स दे रखे हैं हमें. अब सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा. लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है वो क्या बताती है कि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हो रही है गुड्स की उसमें मेन योगदान किसका है, एक लेबर का. और इस थ्योरी को बताते हैं हमारे तीन बड़े ही फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड कार्ल मार्क्स. अब हमें ऑप्शन में एडम स्मिथ दे रखा है, डेविड रिकार्डो दे रखा है, लेकिन कार्ल मार्क्स नहीं दे रखा. तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगले क्वेश्चन में एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स बोलते हैं तो तीनों ही हैं जिन्होंने लेबर थ्योरी को प्रोपाउंड किया है. तो ए और बी तो 100% इसका आंसर है. प्लस कार्ल मार्क्स इज ऑल्सो द वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट हु प्रोपाउंडेड द लेबर थ्योरी. नाउ 12th क्वेश्चन. द फीचर ऑफ क्लासिकल सिस्टम आर. क्लासिकल सिस्टम क्या है और उसके क्या फीचर्स हैं. सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स है क्या. क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी help the countries to migrate from monarch rule to capitalist democracies with self regulation. मोनार्क रूल का मतलब क्या था, मोनार्क की मतलब राजा, कि पहले राजा रूल करता था और फिर हम बन गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट मींस जहां इंडिविजुअल्स होंगे अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे लेकिन सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट करके रखेंगे. ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी का फायदा उठाएंगे, नहीं. सो ऑप्शंस देखते हैं. मॉनेटरी फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ द इकोनॉमी, स्टेट एक्शंस टू डायरेक्ट डेवलपमेंट या ऑप्टिमाइजेशन थ्रू मार्केट इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल. तो सबसे पहली बात कि स्टेट कंट्रोल तो अब है नहीं, हम क्या बन गए, एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी बन गए. तो स्टेट कंट्रोल तो 110% इसका ऑप्शन ही होगा. स्टेट एक्शन रहेगा नहीं तो ये इसका ऑप्शन नहीं है. सेल्फ एडजस्टिंग होंगे, हाँ अपनी इकोनॉमी को खुद मैनेज करेंगे क्योंकि हमारा कोई किंग नहीं है, कोई हमें रूल नहीं कर रहा और कोई फैक्टर्स नहीं है जो हमारी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करे. तो ऑप्शन बी और डी क्या है इसके करेक्ट. क्लासिकल इकोनॉमी वो इकोनॉमी जो मोनार्क रूल से हमें कहाँ लेके गई, एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी में. एक और पॉइंट है इसमें, एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस. आता है कई बार ये क्वेश्चन कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किए हैं बहुत सारे प्रोमिनेंट डेवलपमेंट्स जो किसमें हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में. नाउ 13th क्वेश्चन. Concept of displacement and concentration effect in public expenditure are attributed to. Displacement और concentration effect जो public expenditure में होता है वो किसने अपना योगदान दिया था इसमें. So first option AC Pigou and GK Mehta, Alan T. Peacock and Jack Weissman, Kenneth Arrow and Paul A. Samuelson, D. A.R. Prest and I.M.D. Little. तो सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. पिकॉक और जैक वाइसमैन जो थे उन्होंने एडवांस्ड करी थी द स्टोरी ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो वो उसको कैसे ग्रो करेंगे. और इसमें पिकॉक और वाइसमैन ने मिलकर थ्योरी दी थी और 3 डिफरेंट कंसेप्ट दिए थे, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कंसेंट्रेशन इफेक्ट एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट. और यहाँ पे 2 इफेक्ट की बात ऑलरेडी हो गई, डिस्प्लेसमेंट की भी हो गई, कंसेंट्रेशन की भी हो गई. इसके साथ एक और आ सकता है इंस्पेक्शन इफेक्ट, और देने वाले कौन है, एलान टी पिकॉक एंड जैक वाइसमैन, और इनकी पूरी थ्योरी का नाम पिकॉक वाइसमैन थ्योरी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड विद रेफरेंस टू. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके रेफरेंस में होगा. यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट. यहाँ हम सिर्फ इनकम की बात नहीं करेंगे, अगर डेवलपमेंट होगी तो काफ़ी क्राइटेरियाज को देख के रखी जाएगी. तो ऑप्शन है हमारे पास ए
लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, रियल जीडीपी, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो या अडल्ट लिटरेसी रेशो। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो का मतलब क्या होता है, कितने बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, एनरोल्ड हैं 6 to 14 ईयर्स की एज में। नाउ ऑप्शन बी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, रियल जीडीपी, कंबाइंड ग्रोस एनरोलमेंट रेशो और एडल्ट लिटरेसी रेट। सी ऑप्शन है हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी, इन्फेंट, लिटरेसी रेट, और डी ऑप्शन है हमारे पास जीडीपी पर कैपिटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट। जीडीपी पर कैपिटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट के साथ साथ हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। अब आपको एक काम करना है, मुझे ये बताना है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास यही सही है कि हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी चाहिए, जीडीपी भी चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी चाहिए और लिटरेसी रेट भी चाहिए टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ ए कंट्री, because human development is constructed with reference to all these 4 points. Now 15th question is, the unbalanced growth model was propounded first by। unbalanced growth model है वो किसने दिया था? Albert O. Histman, B. H.S. Singer and Roald Prebisch, C. Kindleberger and Ragnar Nutsky, और D. W. Rostow and Paul Streeton। ऑप्शन हमें दे रखे हैं ए बी, ए सी, ए डी और ए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा पहला एल्बर्ट ओ हिस्टमैन, जिन्होंने अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल के बारे में बताया, प्लस सिंगर एंड प्रेबिस्ट, जिन्होंने ग्रोथ मॉडल को एक्सप्लेन किया। ग्रोथ मॉडल जो कि क्या है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल है। 16th क्वेश्चन, Harrod-Domer model of growth is based on the concept of and their equality। किसके बारे में बात करता है Harrod-Domer मॉडल? इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले Harrod-Domer मॉडल है जो है वो केन्जियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम से भी जाना जाता है और ये यूज किया गया है इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ सेविंग एंड ऑफ कैपिटल, कि लोग कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और लोग कितना सेव करते हैं। और इसमें इन्होंने बात की नेचुरल ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट के बारे में। तो हमारे जो हैरोड-डोमर मॉडल है वो एक्चुअल, वारंटेड और नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज। सबसे पहले फैक्टर्स क्या होते हैं? जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर, जो हमारा ओनर है। तो उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है? जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, वो हम कॉमनली हम सबको पता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर है जो एक कंट्री में क्या करते हैं, गुड्स को, रॉ मटेरियल को यूज करके क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी के नाम से, जो एक्सप्लेन करता है द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताता है एज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंडोमेंट ऑफ द कंट्रीज। मीन्स जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है वो एक मॉडर्न थ्योरी भी है हमारे लिए, क्योंकि अभी आई है, ट्रेडिशनल तो है नहीं ये, प्लस ये एक इंटरनेशनल थ्योरी। इंटरनेशनल मतलब ऐसा नहीं सिर्फ हमारी कंट्री में चल रही है, हर जगह ये चल रही है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। तो फर्स्ट ये मॉडर्न थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, एंड नेक्स्ट फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी है किसकी, इंटरनेशनल ट्रेड की। क्लासिकल थ्योरी नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है, और रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एसोसिएटेड विद। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, और इसके बारे में थ्योरी देने वाले कौन थे, इनके बारे में हम जानते हैं। तो हम देखते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी किसने दी थी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले वेगनोर लॉ था, जिसको क्या बोला गया था, ऑल्सो नोन एज इंक्रीजिंग स्टेट स्पेंडिंग, कि हर स्टेट कैसे इंक्रीज करेगी।
और इसको देने वाले फेमस इकोनॉमिस्ट थे एडोल्फ वैगनर, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी 1835 1917 तक ये रहे। इन्होंने सबसे पहले ये अपनी कंट्री में ऑब्जर्व किया और उसके बाद इन्होंने ये दूसरी कंट्री को बताया या उनके लिए ऑब्जर्व किया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे इंक्रीज हो सकता है जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। मीन्स ये कांस्टेंट चलता रहेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर राइजेस कॉन्स्टेंटली एज इनकम ग्रोथ एक्सपेंड। जैसे एक्सपेंड करेगी वैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। तो इसको देने वाले कौन थे? वैगनार हाइपोथेसिस थे जिन्होंने इनके बारे में बताया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एडोल्फ वैगनार हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, under the Bretton Woods system the long term development assistance was to be provided by। long term development assistance का मतलब क्या होता है? assistance मतलब help, ये कोई बैंक ही कर रहा होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो ब्रेटन वुड सिस्टम में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, प्लस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो लॉन्ग टर्म तक एक कंट्री की हेल्प करते हैं। फर्स्ट IBRD एंड सेकेंड इज ID, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ऑप्शन ए और बी इसके क्या हैं? करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द पॉवर्टी लाइन 42 पर डे ऑफ अर्बन, 26 ऑफ रूरल, 32 ऑफ अर्बन एंड 32 ऑफ रूरल। आंसर देखते हैं क्योंकि अब करेंटली ये रिपोर्ट चेंज है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ कमेटी 2015, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2012 के प्रीवियस ईयर, और ये 2015 की रिपोर्ट है कि रूरल में चाहिए हमें 32 रुपीज़ और अर्बन में चाहिए हमें 47 रुपीज़। तो अर्बन में हमें 47 चाहिए, यहाँ ये चेंज होके हो जाएगा 47 प्लस कहाँ? अर्बन में, और रूरल में वो ही सेम है आज भी 32। तो ऑप्शन ए और डी वैसे करेक्ट होंगे अगर हम इसको सही करते तो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, और किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मेंशन करना। थैंक यू वेरी मच।